जमीन पर बॉर्डर्स बहुत क्लियर होते हैं। मतलब एक फिजिकल लाइन हो गई, कांटेदार तार, या किसी नदी या पहाड़ से बनी हुई एक नेचुरल बाउंड्री। जमीन पर ना क्लियरली पता होता है कि कहाँ एक देश खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है। पर एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं इस डीप डाइव सेशन में। हाँ बिल्कुल ज्योति, बताओ क्या थॉट एक्सपेरिमेंट है। जब आप किसी बीच पर खड़े होते हैं और अनंत समंदर को देखते हैं, तो उस पानी पर किस देश का कानून चलता है? क्या जहां तक नजर जाती है वो सब उस देश का है, या फिर जैसे ही हम पानी में पैर रखते हैं देश की सीमा खत्म हो जाती है और एक फ्री फॉर ऑल जोन शुरू हो जाता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि समंदर कंप्लीटली लॉलेस है, पर रियलिटी में पानी के अंदर भी उतने ही स्ट्रिक्ट बॉर्डर्स और जुरिस्डिक्शंस होते हैं जितने जमीन पर। राइट, ये सच में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है हमारी ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग में। वही तो। और आज हम इसी इनविजिबल मैप को डीकोड करने वाले हैं। टॉपिक है भारत की समुद्री सीमाएं। हमने इस डीप डाइव सेशन के लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग 7 स्लाइड्स के विजुअल नोट्स तैयार किए हैं, जिनको हम एक एक करके डीकोड करेंगे और हर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट को कवर करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया अप्रोच है ज्योति, क्योंकि मैप पर समुंदर हमेशा एक यूनिफॉर्म ब्लू कलर का दिखता है, तो दिमाग नेचुरली एज्यूम कर लेता है कि वो पूरा एक जैसा ही है। पर जियोपॉलिटिक्स की नज़र से ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो अब ज्योति पहली स्लाइड देखते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि समुंदर के कानून किसने बनाए। हाँ श्योर, स्क्रीन पर पहली स्लाइड आ चुकी है। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल मेटाफर है उसे ध्यान से समझो। यहाँ एक ग्लोइंग 3D ग्लोब है जिसमें ग्रिड बनी हुई है। उसके ठीक नीचे एक पुराना एंशिएंट स्क्रॉल वाला मैप बिछा है। ओह वाओ, और बगल में एक गोल्डन रंग का तराजू भी रखा है, स्केल्स ऑफ जस्टिस जैसा। एग्जैक्टली ये तराजू दर्शाता है कि समुंदर में भी कानून और इंसाफ दोनों जरूरी हैं। स्लाइड का हेडलाइन देखो, लिखा है समुद्र के भी अपने कानून होते हैं। ये सीमाएं यूनाइटेड नेशंस द्वारा तय की गई हैं। इस ऐतिहासिक समझौते को यूएनसीएलओ यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। इस ट्रीटी ने पूरी दुनिया के समुद्री क्षेत्रों को क्लियरली बांट दिया। अच्छा, यूएनसीएलओ। पर नरेश सर, एक बड़ा बेसिक डाउट है मेरा। अगर कोई पावरफुल देश यूएनसीएलओ को ना माने और किसी और के समंदर में फोर्स के साथ घुस जाए, तो क्या होता है? और ये रूल आखिर आया कब था? बहुत वैलिड डाउट है ज्योति। अगर कोई रूल्स तोड़े तो इंटरनेशनल कोर्ट्स और डिप्लोमेटिक सैंक्शंस का मैकेनिज्म होता है। और जहां तक साल की बात है, उसके लिए स्लाइड को ध्यान से देखो। वेट नरेश सर, यहाँ स्लाइड के कोने में एक बड़ा सा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है, जिसमें एक डेट लिखी है। सही पकड़ा ज्योति। ध्यान देना, एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यूएनसीएलओएस समझौते पर 1982 में हस्ताक्षर यानी साइन किए गए थे। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। 1982 इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस माना जाता है। राइट, 1982 याद रहेगा। अब कानून तो बन गया, पर समंदर की नापाई कहाँ से शुरू होगी? क्योंकि जमीन तो सीधी नहीं होती ना। सही सवाल। चलो अब ज्योति अगली स्लाइड देखते हैं, स्लाइड नंबर 2। इसमें क्लियर हो जाएगा कि बाउंड्री शुरू कहां से होती है। हाँ, ये स्लाइड लोड हो गई। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है विजुअल। देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D क्रॉस सेक्शन विजुअल है, उसमें एक तरफ टेढ़ा मेढ़ा कटा फटा रगड़ पहाड़ी तट है यानी कोस्ट लाइन, और दूसरी तरफ समुंदर का पानी। तुम देखोगी कि इन टेढ़े मेढ़े आउटर मोस्ट पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक ग्लोइंग येलो लाइन खींची गई है। हाँ, एक ब्राइट येलो लाइन है जो सिर्फ बाहरी किनारों को टच कर रही है। बिल्कुल, हेडलाइन समझो। किसी भी देश का तट सीधा नहीं होता, इसलिए एक इमेजिनरी सीधी रेखा बनाई जाती है जो इन कटा फटा तट के बाहरी हिस्सों को मिलाती है। इस येलो लाइन को बेसलाइन या आधार रेखा कहते हैं। और ज्योति, इस बेसलाइन और असली जमीन के बीच जो समुद्र का पानी फंस जाता है, उसे इंटरनल वाटर या आंतरिक जल कहते हैं। भारत की सारी समुद्री दूरियां आगे इसी बेसलाइन से नापी जाती हैं। ओह, तो मतलब असल बीच से नहीं, उस इमेजिनरी बेसलाइन से नापते हैं। पर नरेश सर, पानी पर दूरी नापने का स्केल क्या होता है? जैसे जमीन पर हम किलोमीटर्स में नापते हैं, तो क्या समंदर में भी वैसा ही किलोमीटर वाला सिस्टम होता है? अब इस डाउट का जवाब भी स्लाइड पर ही छुपा है। देखो वहां। ओह वेट सर, यहाँ एक रूलर के साथ बड़ा सा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स बना है। हाँ ज्योति, इस रेड बॉक्स पर फोकस करो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आम गलती होती है। समुद्री दूरी को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि नॉटिकल माइल्स या एनएम में नापा जाता है, और समंदर की गहराई को फैदम में नापा जाता है। एक फैदम लगभग 6 फीट का होता है।
अच्छा, नॉटिकल माइल्स और फैथम, नोट कर लिया। चलो, अब ज्योति स्लाइड नंबर 3 देखते हैं। हमने आधार रेखा यानी बेसलाइन तो तय कर ली। अब इस बेसलाइन से आगे समंदर में हमारा हक कहाँ तक है, ये समझते हैं। हाँ, स्लाइड 3 स्क्रीन पर है अब। इसमें एक बड़ा सा नंबर 12 चमक रहा है। हाँ, देखो ज्योति, इस स्लाइड पर जो 3D विजुअल है, उसमें बेसलाइन से समंदर की तरफ एक ग्लोइंग ग्रीन कलर में 12 लिखा हुआ है। एक बड़ा सा कंटेनर शिप वहां तैर रहा है और पानी के नीचे ध्यान से देखो तो मछलियां और खनिज यानी मिनरल्स चमक रहे हैं। साथ ही भारत का एक छोटा सा मैप है जिसमें कोस्टल स्टेट्स हाईलाइट किए गए हैं। राइट, सब कुछ ग्रीन हुए में है यहाँ। तो हेडलाइन देखो, इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक जल सीमा। ये बेसलाइन से ठीक 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है। यदि इस एरिया में देश का 100% पूर्ण अधिकार होता है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। भारत को इस क्षेत्र के सभी समुद्री संसाधनों के दोहन यानी एक्सप्लॉयटेशन का पूरा हक है और सभी राज्यों को यहाँ बिना रोक-टोक नौकायन करने का अधिकार है। 100% अधिकार, ओके। पर नरेश सर, यहाँ मैप में कुछ स्पेसिफिक राज्य हाईलाइट दिख रहे हैं। मेरा एक डाउट है, क्या देश के हर एक राज्य का इस 12 NM वाले एरिया पर हक होता है या सिर्फ उनका जो लिटरली समंदर से लगते हैं? ये काफी टेक्निकल डाउट है, पर इसका क्लू उस रेड बॉक्स में है। देखो क्या लिखा है। सर, नीचे दिए गए रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इसका जवाब लग रहा है। एक लिस्ट जैसी है यहाँ। बिल्कुल ज्योति, एग्जाम में ये फैक्ट जरूर आता है, इसलिए इस रेड अलर्ट को मिस नहीं करना है। भारत के कुल 9 राज्य 9 स्टेट्स समुद्री तट से लगते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल आदि। इन्हीं कोस्टल स्टेट्स का इस टेरिटोरियल पानी से डायरेक्ट ज्योग्राफिकल लिंक होता है। हालांकि राइट्स सेंटर के पास होते हैं। एग्जाम के लिए नंबर याद रखना, 9 स्टेट्स। गॉट इट, 9 राज्य। तो 12 NM तक तो हमारा पूरा सॉवरेन घर हो गया। पर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक बफर भी तो चाहिए होता है। सही पकड़ा ज्योति, 12 NM तक तो हमारा पूरा हक है, पर उसके आगे भी थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए, ताकि कोई कचरा ना डाले या बिना टैक्स दिए ना निकल जाए। चलो अब ज्योति 4th स्लाइड देखते हैं। ओके, स्लाइड 4 अब स्क्रीन पर है। देखो ज्योति, इस विजुअल में अब एक ग्लोइंग 24 NM पानी के ऊपर तैर रहा है। एक कोस्ट गार्ड और पुलिस की बोट पेट्रोलिंग कर रही है और ऊपर हवा में सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स तैर रहे हैं और एक ग्लोइंग ग्रीन शील्ड जिसमें एक लीफ बनी है, वो एनवायरनमेंट को दर्शा रही है। गोल्ड कॉइन्स और ग्रीन शील्ड, काफी क्लियर मेटाफोर्स हैं। हाँ, क्योंकि ये है संलग्न क्षेत्र, जिसे कंटीजियस जोन कहते हैं। ये बेसलाइन से 24 NM तक होता है। हेडलाइन कहती है, इसे टैक्स और सफाई का जोन भी कहा जाता है। यहां देश का पूरा एब्सोल्यूट कब्जा तो नहीं होता, लेकिन विशेष कानूनी अधिकार होते हैं। भारत यहां से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क वसूल सकता है और इस 24 NM के एरिया में पर्यावरणीय स्वच्छता रखने की पूरी जिम्मेदारी और अधिकार भारत का है। टैक्स और सफाई, राइट? पर नरेश सर, मेरा एक डाउट है, अगर कोई फॉरेन शिप हमारे पोर्ट पर नहीं आ रहा, बस इस 24 NM वाले रास्ते से चुपचाप निकल रहा है, तो क्या हम तब भी उससे टैक्स वसूल सकते हैं? ये बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं। रेड बॉक्स चेक करो ज्योति। ओह हाँ, नरेश सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में ड्यूटी के बारे में ही लिखा है। यस, एग्जाम के लिए याद रखें कि 24 NM के जोन में ही भारत को इमिग्रेशन और कस्टम ड्यूटी वसूलने का अधिकार मिलता है। अगर जहाज सिर्फ गुजर रहा है और इनोसेंट पैसेज में है तो जनरल टैक्स नहीं लगता, पर अगर स्मगलिंग या सस्पिशियस एक्टिविटी है तो कस्टम्स वाले एक्शन ले सकते हैं इसी 24 NM जोन में। अच्छा, तो बफर जोन एकदम एक्टिव रहता है कस्टम्स के लिए, पर टैक्स वसूली और सफाई तो हो गई 24 NM तक, लेकिन अगर समंदर के अंदर बहुत सारा तेल मिल जाए या डीप सी माइनिंग करनी हो, तो वो अधिकार कहाँ तक जाता है? वही तो सबसे बड़ा खजाना है। चलो अब ज्योति 5th स्लाइड देखते हैं। ओके, आ गई स्लाइड 5। ये अब तक का सबसे बड़ा विजुअल लग रहा है। हाँ, इस ह्यूज विजुअल का वर्णन ध्यान से सुनना। एक बड़ा सा समंदर का ब्लॉक है जिसमें बड़ा बड़ा 200 लिखा है। एक तरफ एक बड़ी सी ऑयल रिग है जो समंदर के फर्श से ऑरेंज रंग का ग्लोइंग क्रूड ऑयल निकाल रही है। नीचे मछली पकड़ने के बड़े बड़े जाल हैं और दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आकार का कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड बना हुआ है जिस पर सोलर पैनल्स लगे हैं। ओह वाओ, आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना सकते हैं समंदर में। बिल्कुल ज्योति, ये हेडलाइन देखो, ये है भारत का आर्थिक खजाना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ कहते हैं। ये बेस लाइन से पूरे 200 NM तक फैला है। यहां आर्थिक गतिविधियों पर केवल भारत का एकाधिकार यानी मोनोपोली है। मछली पकड़ना और समुद्र के नीचे से कच्चा तेल निकालने का पूरा हक। यही नहीं, भारत चाहे तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस जोन में नए कृत्रिम द्वीप भी बना सकता है। ये तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज है। पर एक क्यूरियस डाउट है मेरा नरेश सर, अगर किसी और देश को इस 200 NM जोन के नीचे तेल दिख जाए तो क्या वो परमिशन लेकर आके निकाल सकते हैं या ये 100% हमारा ही है? देखो ज्योति, अलर्ट बॉक्स क्या कह रहा है इस बारे में? हाँ वेट, गियर और रेंच के आइकन वाला अलर्ट दिख रहा है यहाँ। नरेश सर, रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स यहाँ बहुत क्लियर है इसके बारे में। हाँ, और मैं लिसनर्स और स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, ध्यान रहे, तेल निष्कर्षण यानी ऑयल एक्सट्रैक्शन और नए आर्टिफिशियल द्वीप बनाने का अधिकार केवल 200 NM तक के EEZ क्षेत्र में ही मिलता है। ये टोटली हमारा एक्सक्लूसिव राइट है। कोई दूसरा देश यहां बिना हमारी एक्सप्लिसिट परमिशन के ड्रिल नहीं कर सकता। सिर्फ 200 NM तक, ठीक है। अब 200 NM तक की बाउंड्री भी हमने क्रॉस कर ली, पर उसके आगे क्या? उस अनंत समंदर का मालिक आखिर कौन है? बहुत डीप सवाल है। चलो अब ज्योतिष 6th स्लाइड देखते हैं, जहां मैप खत्म हो जाता है। 6th स्लाइड स्क्रीन पर है। इसमें एक इन्फिनिट ओशन जैसा दिख रहा है। हाँ देखो, इसमें एक अनंत फैला हुआ समंदर है जिसके बीच में एक बड़ा सा ग्लोइंग कॉम्पस हवा में तैर रहा है और पानी की लहरों पर दुनिया भर के देशों के झंडे तैर रहे हैं, जैसे USA, कनाडा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस और बाकी सब। सबके फ्लैग्स एक साथ हैं यहाँ। क्योंकि इस क्षेत्र को उच्च सागर या हाई सीज कहते हैं। हेडलाइन देखो, सबका समंदर 200 NM के पार। इस एरिया पर दुनिया के किसी भी एक देश का मालिकाना हक नहीं होता। यहां सभी राष्ट्रों को नेविगेशन और साइंटिफिक रिसर्च का समान अधिकार प्राप्त है, इक्वल राइट्स। ये सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियंत्रण में आता है। और ज्योति, इस स्लाइड में एक क्विक रिवीजन रिबन भी है जो 12 NM, फिर 24 NM, फिर 200 NM और आखिर में हाई सी की यात्रा दिखाता है। सबका समंदर सुनने में अच्छा लगता है, पर नरेश सर, मेरा दिमाग यहाँ थोड़ा चल रहा है। एक डाउट है, जब ये सबका समंदर है और वहाँ कोई क्राइम हो जाए या दो देशों के शिप्स आपस में लड़ पड़े, तो कौन सी पुलिस या किसका कानून अप्लाई होता है वहाँ? ये सिचुएशन वाकई कॉम्प्लिकेटेड होती है, पर एग्जाम बॉक्स क्या कहता है? सर, यहाँ भी एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है फ्लैग के आइकन के साथ। ध्यान से मार्क करवाता हूं मैं इसको। एग्जाम में डायरेक्ट ट्रू फॉल्स आते हैं इस पॉइंट से। याद रखें, हाई सी में सभी देशों के समान अधिकार होते हैं। यहां किसी का एकाधिकार या मोनोपोली नहीं चलता। क्राइम के केस में बेसिकली जिस देश का झंडा शिप पर लगा है वही फ्लैग स्टेट का जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है। इसलिए इस जोन में इक्वल रूल्स लगते हैं। राइट, फ्लैग स्टेट वाला रूल। तो हमने 12 से लेकर 200 NM तक और उसके आगे की यात्रा कर ली पूरी इस डीप डाइव सेशन में। हाँ ज्योति, अब वक्त है सब कुछ एक साथ रैप अप करने का। चलो अब ज्योति आखिरी 7th स्लाइड देखते हैं, जो इन सब का बाप है, मास्टर रिवीजन। हाँ, ये लास्ट स्लाइड लोड हो गई। देखो ज्योति, ये स्लाइड एक कंप्लीट 3D क्रॉस सेक्शन मॉडल है। एक लाइट हाउस से शुरू होकर समुद्र की गहराई तक का व्यू दिख रहा है, जिसमें सारी लाइंस एक साथ बनी हुई हैं। 12 NM, 24 NM, 200 NM और उसके बाद हाई सीज। हर सेक्शन अपने की फीचर्स के साथ क्लियरली लेबल किया गया है। ये तो लिटरली एक चीट शीट लग रही है पूरी समुद्री सीमा की। एकदम सही कहा, ये चीट शीट ही है। क्विक ब्रेकडाउन करते हैं। 12 NM मतलब 100% पूर्ण अधिकार, 24 NM मतलब कस्टम्स और सफाई, 200 NM मतलब मछली, तेल और नए द्वीप, और 200 NM के पार मतलब हाई सीज, सभी के लिए समान अधिकार। बहुत क्लियर समरी है नरेश सर। लेकिन अब एक फाइनल डाउट आ रहा है मुझे। थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं। जब एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं ना, तो दिमाग मिक्स हो जाता है कि ये डिस्टेंसेस शोर से यानी तट से नापी गई हैं या इंटरनल वाटर से। ये सबसे बड़ी ट्रैप है जो एग्जाम सेटर्स यूज करते हैं। देखो स्लाइड में अलर्ट कहाँ है? ओह सर, यहाँ पैडलॉक यानी ताले के आइकन के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लगने वाला एक बड़ा रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है। हाँ ज्योति, ये पैडलॉक इसलिए है क्योंकि इस रूल को दिमाग में लॉक करना है। मैं स्ट्रांगली एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। याद रखें, ये सभी दूरियां, सारे डिस्टेंसेस
इंटरनल वाटर या डायरेक्ट तट से नहीं, बल्कि बेसलाइन या आधार रेखा से नापी जाती हैं। बेसलाइन इज द 0 पॉइंट। ओ, मतलब ओरिजिन पॉइंट हमेशा वही स्ट्रेट येलो लाइन रहेगी। ओरिजिन गलत तो पूरी कैलकुलेशन गलत। एग्जैक्टली ज्योति। तो इस तरह से हमारी ये 7 स्लाइड्स यहाँ खत्म होती हैं। पर मैं इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए एक माइंड बॉगलिंग सवाल छोड़ना चाहता हूँ तुम्हारे और हमारे सुनने वालों के लिए। ओ, एक प्रोवोकेटिव थॉट। बोलिए नरेश सर, क्या सवाल है? ज्योति जरा सोचो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल यानी समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब अगर आने वाले सालों में देश के तट पानी में डूब गए तो क्या ये बेसलाइन भी पीछे जमीन की तरफ खिसक जाएगी? और अगर बेसलाइन पीछे खिसकी तो क्या पूरे देश का ईजी बॉर्डर और वो $1 बिलियन ऑयल रिजर्व्स किसी और देश के हिस्से में या हाई सीज में चले जाएंगे? ओ माय गॉड, वेट, अगर बेसलाइन ही शिफ्ट हो गई तो पूरा का पूरा 200 नॉटिकल माइल्स का बफर भी तो शिफ्ट हो जाएगा। ये तो मैं दंग रह गई हूँ सोचकर। इस पर तो डेफिनेटली बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल लॉ इससे कैसे निपटेगा। बिल्कुल ज्योति, नेचर के सामने ह्यूमन बॉर्डर्स हमेशा टेस्ट होते हैं। और इसी सोचने वाले सवाल के साथ इस डीप डाइव सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। हाँ, ये वाकई में एक अनसुलझा सवाल है। आपका जुड़ने और इस इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डीकोड करने में मदद करने के लिए शुक्रिया नारेश सर। सब